तो इस चैप्टर को जब स्टार्ट किए थे हम लोग, तो पहला जो पॉइंट पढ़ते हैं, पहला पॉइंट जो होता है वो बताता है कि कोई भी चार्ज पार्टिकल जो होगा जब मैग्नेटिक फील्ड में इंटर करे, जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी एग्जिस्ट कर रहा हो, तो जो फोर्स होता है F, इसका फॉर्मूला क्या होता है Q इंटू V क्रॉस B प्लस E, और इस फोर्स को लॉरेंस फोर्स कहते हैं। इस F को दो भाग में बांट सकते थे हम लोग। F इक्वल्स टू क्या हो सकता था Q V क्रॉस B प्लस Q इंटू E। अब ये वाला जो पार्ट दिख रहा है हम लोग के पास, ये जो पार्ट दिख रहा है, ये इसको हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक फोर्स FM, और ये जो पार्ट दिख रहा है ये, इसको कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रिकल फोर्स FE। तो कह सकते हैं कि कोई भी चार्ज पार्टिकल जब ऐसे रीजन पे मूव करे जहाँ पर इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स दोनों लग रहा हो, तो FE इक्वल्स टू F की वैल्यू होगी FM प्लस FE। ठीक है, तो यहाँ से एक्सप्रेशन निकल करके आता है FM का। FM मतलब फोर्स एक्सपीरियंस बाय चार्ज पार्टिकल इन ए मैग्नेटिक फील्ड। FM की वैल्यू क्या निकल के आती है Q V क्रॉस P। इसे क्या पता चल रहा है कि चार्ज पार्टिकल को जब मैग्नेटिक फील्ड पे रखेंगे तो फोर्स फील करेगा, और उस फोर्स की वैल्यू जो होती है वो डिपेंड करती है चार्ज पे, डिपेंड करती है वेलोसिटी पे, डिपेंड करता है मैग्नेटिक फील्ड B पे, और जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये हो जाएगा QVB साइन थीटा, मतलब एंगल पे भी डिपेंड करता है। इसका मतलब है कि न्यूट्रल पार्टिकल या न्यूट्रॉन या कोई गैसियस एटम जो होगा वो फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, फोर्स की वैल्यू हो जाएगी 0। तो फोर्स की वैल्यू 0 होने की कंडीशन क्या होता है, Q 0 हो, V 0 हो, थीटा जो हो वो 0 हो, या थीटा जो हो वो 180 डिग्री हो। तो इन सभी केसेस में फोर्स की वैल्यू क्या हो जाती है, 0। तो इसी को बताते हैं कि लॉरेंस फोर्स क्या होता है, द टोटल फोर्स ऑन अ चार्ज Q मूविंग इन विद द वेलोसिटी V। कोई चार्ज पार्टिकल है जो कि V वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो उस पर लगने वाला टोटल फोर्स की वैल्यू क्या होगी, V इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, जहाँ पर दोनों लग रहे हो, उस फोर्स को क्या कहते हैं हम लोग, लॉरेंस फोर्स कहते हैं। और उसका एक्सप्रेशन क्या था, F इक्वल्स टू Q V क्रॉस B। ठीक है, और इस Q V क्रॉस B को क्या कहते हैं हम लोग, इस Q V क्रॉस B को कहते हैं मैग्नेटिक फोर्स। अब इस फोर्स के डायरेक्शन के बारे में बताया कि F जो होगा वो जो होगा परपेंडिकुलर होगा V के, और F जो होगा परपेंडिकुलर होगा B के। ठीक है, अगला टॉपिक है इसी में कि स्ट्रेट कंडक्टर अगर मान लो, अब ये तो इलेक्ट्रॉन या कोई चार्ज पार्टिकल था। सेकंड पॉइंट, अगर कोई कंडक्टर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड पर रख दिया जाए, ऐसा ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड पर रख दिया जाए, तो एक कंडक्टर को जब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड पे रखते हैं तो वो भी फोर्स फील करता है, और फोर्स की वैल्यू होती है IL क्रॉस P। ठीक है, और ये जो L होता है वो किसके डायरेक्शन में होता है, डायरेक्शन ऑफ करंट पे होता है। ठीक, तो सेकंड स्टेटमेंट क्या बोलता है कि किसी भी कंडक्टर को जब मैग्नेटिक फील्ड पे रखते हैं तो वो भी फोर्स फील करता है, और फोर्स की वैल्यू कितनी होती है, IL क्रॉस P। सेकंड स्टेटमेंट, ठीक है, ये F की वैल्यू क्या निकल गई, IL क्रॉस P हो गया। नेक्स्ट बोलता है कि इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B द चार्ज Q, अगर मान लो कि कोई चार्ज पार्टिकल जो था, थर्ड स्टेटमेंट, कि कोई चार्ज पार्टिकल जो है वो मैग्नेटिक फील्ड में इंटर कर गया। मान लो कि ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया, और कोई चार्ज पार्टिकल जो था, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल Q इस मैग्नेटिक फील्ड में इंटर करेगा तो क्या होगा। तो हम लोग भी पढ़े कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड पे इंटर करता है तो फोर्स फील करता है, और फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, Q V क्रॉस B। इस केस में क्या देखते हैं हम लोग कि ये जो V और B है वो कैसे हैं, एक दूसरे के किसी भी एंगल पे हो सकते हैं, लेकिन इस पर्टिकुलर केस में V और B आपस में परपेंडिकुलर है, तो जो फोर्स का फॉर्मूला निकल करके आएगा, F इज इक्वल्स टू QVB बस बचेगा। और ये फोर्स जो है वो परपेंडिकुलर होता है वेलोसिटी के। अगर कोई भी फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो तो स्पीड नहीं बदलती, डायरेक्शन चेंज हो जाता है। ऐसे फोर्स की वजह से जो पाथ होगा वो हमेशा कैसा होगा, सर्कुलर पाथ होगा। तो जब एक चार्ज पार्टिकल इस मैग्नेटिक फील्ड पे इंटर करेगा तो किस पाथ में घूमेगा, सर्कुलर पाथ में घूमेगा, और इसके घूमने की जो फ्रीक्वेंसी होगी उसकी फॉर्मूला दी हुई है, पूरा एक्सप्रेशन निकाला हुआ था। तो फ्रीक्वेंसी क्या निकलता है, QB/2πm। डेरिवेशन पूरा करवाया हुआ है, इसका एक्सप्रेशन चाहे तो उस डेरिवेशन में देख सकते हैं कैसे डेरिवेशन किया गया था। ठीक है, अगला दिया हुआ है बायो-सावर्ट्स लॉ, पॉइंट नंबर 4।
पॉइंट नंबर 4 देखते हैं, बायो-सवर्स लॉ। बायो-सवर्स लॉ क्या बोलता है कि अगर कोई कंडक्टर हो ऐसा और इस कंडक्टर का छोटा सा लेंथ ले लें हम लोग dl। अब इस dl लेंथ की वजह से किसी पॉइंट P पर हम लोगों को निकालना मैग्नेटिक फोर्स B, तो छोटा सा मैग्नेटिक फोर्स dB निकलेगा और जो dB होगा वो इक्वल होगा μ0/4 आइडियल साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर के। इसी एक्सप्रेशन को हम लोग चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो dB जो होगा वो होगा वेक्टर फॉर्म पे μ0/4 I dl क्रॉस r अपॉन r³। सेम एक्सप्रेशन है, दोनों एक्सप्रेशन में कोई अंतर नहीं, सिर्फ देखने का नज़रिया बदल जाता है। ठीक है, इससे क्या निकल करके आगे हम लोग का कि 2 चार्ज पार्ट, जब भी कोई कंडक्टर जो होगा किसी करंट कैरिंग कंडक्टर के बगल में अगर हम किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो तो बायो-सवर्स लॉ से मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। वो होता है आइडियल r अपॉन r³ या आइडियल साइन थीटा बाई r³। ठीक है, और डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, राइट हैंड थंब रूल से। पॉइंट नंबर 5 देखते हैं। पॉइंट नंबर 5 क्या बोलता है, द मैग्नीट्यूड ऑफ अ सर्कुलर कॉयल, एक सर्कुलर कॉयल के सेंट्रल एक्सिस से पास होने वाले एक्सिस पर, मतलब मान लेते हैं कि सर्कुलर लूप हो गया कॉयल का और यहाँ पर उसका सेंटर हो गया। इस सेंटर से किसी भी पॉइंट पर अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालने की कोशिश करें तो मैग्नेटिक फील्ड B का फॉर्मूला क्या होगा, तो B का फॉर्मूला क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल्स टू हो जाता है μ0 अपॉन 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस r स्क्वायर का पावर 3/2। ठीक है, और इसी को यूज़ करके हम लोग इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आ जाएगा μ0/4 I अपॉन a इंटू 2π। ये 2π से काट चुका है, जो एक्सप्रेशन बचा है ये इसके साथ निकाल सकते हैं। ठीक है, 6th पॉइंट है एम्पियर सर्क्यूटल लॉ। एम्पियर सर्क्यूटल लॉ क्या बोलता है कि अगर मान लो कि ये कोई कंडक्टर होता जिसमें करंट होता I और इसके चारों ओर एक सर्कुलर लूप ले लूँ ऐसा। इस सर्कुलर लूप की अगर बात करेंगे तो इसका छोटा सा लेंथ सेगमेंट ले रहा हूँ dl। तो इस dl का अगर इंटीग्रेशन निकालो किसका, मैग्नेटिक फील्ड के साथ, तो ये जो होगा वो μ0 I होगा। ठीक है, इसको यूज़ करके हम लोग नेक्स्ट बनाए थे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी किसी इनफाइनाइट कंडक्टर के लिए, तो मैग्नेटिक फील्ड B की वैल्यू कितनी आती है μ0/2π I अपॉन a। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th क्या बोलता है, सोलेनॉइड की बात कर रहा है। तो सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड होता है अगर हम लोग B से रिप्रेजेंट करेंगे तो उसकी वैल्यू हो जाएगी μ0 Ni। ये एक्सप्रेशन निकाला हुआ है। N क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। 8th के बाद 9th देखते हैं। 9th पॉइंट क्या बोला है कि अगर 2 कंडक्टर हो, पहला कंडक्टर हो गया दूसरा कंडक्टर हो गया, दोनों में करंट सेम डायरेक्शन पे हो, मतलब पैरेलल डायरेक्शन पे हो, तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। डेरिवेशन किए थे, इसी से 1 एम्पियर डिफाइन भी किए थे। फिर वही कंडक्टर हो गया, एक और कंडक्टर हो गया, एक में करंट ऊपर की और एक में करंट डायरेक्शन उल्टा है, तो एक में अगर एंटी पैरेलल हो तो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ठीक है, और फोर्स की वैल्यू कितनी निकलती थी, F इक्वल्स टू निकलता है μ0/4 I1 I2 अपॉन a इंटू 2, ये फोर्स की वैल्यू निकलती है। ठीक है, इसके बाद निकालते थे हम लोग कि जब क्या होगा जब किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड पे रखेंगे तो क्या होगा। तो करंट कैरिंग कंडक्टर को जब मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो फोर्स फील करता है। फोर्स का फॉर्मूला होता है IL क्रॉस P। अब सेम है कि करंट कैरिंग लूप को मैग्नेटिक फील्ड पे रख देंगे तो क्या होगा। तो जब किसी करंट कैरिंग लूप को मैग्नेटिक फील्ड पे रखते हैं तो वो टॉर्क फील करता है, और टॉर्क की वैल्यू कितनी होती है, N इंटू I इंटू A इंटू B। ठीक है, और इस NIA को हम लोग M भी कह सकते हैं। तो टॉर्क इज इक्वल टू हो जाता है M क्रॉस P। ठीक है, फिर हम लोग पढ़ते हैं गैल्वेनोमीटर के बारे में। गैल्वेनोमीटर क्या होता है, एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि करंट को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। और गैल्वेनोमीटर की खासियत क्या होती है कि इसको यूज़ करके हम लोग उसी गैल्वेनोमीटर को एमीटर में भी बदल सकते हैं और उसी गैल्वेनोमीटर को हम लोग वोल्टमीटर में भी बदल सकते हैं। नेक्स्ट है पॉइंट टू पॉन्डर।
3 पॉइंट है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेटेड नेगेटिव। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन्स की बात कर रहा है, तो अगर पॉजिटिव चार्ज था और नेगेटिव चार्ज था तो फील्ड लाइन क्या होती है कि पॉजिटिव से स्टार्ट होकर के नेगेटिव की ओर जाती हैं। फील्ड लाइन हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव से स्टार्ट होकर के नेगेटिव में एंड कर जाती हैं। जबकि मैग्नेटिक फील्ड के साथ ऐसा नहीं होता। मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स हमेशा क्लोज लूप बनाती हैं। क्लोज लूप बनाने का मतलब क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स हमेशा क्लोज लूप बनाएंगे ऐसा, ये कभी स्टार्ट हो कभी एंड नहीं होती। ये बोलता है द डिस्कशन चैप्टर होल्ड्स ओनली फॉर द स्टेडी करंट। ये जो टॉपिक पढ़ रहे हैं स्टेडी करंट के लिए है। जैसे टॉपिक आगे बढ़ेगा तो हम लोग देखेंगे कि जब इसकी वैल्यू चेंज होगी तो क्या होगा। अब एक्सप्रेशन एफ इज इक्वल टू क्या है, वी क्रॉस बी दिया हुआ है। यहाँ पर फोर्स क्या है, इस फोर्स को क्या कहते हैं, लॉरेंस फोर्स कहते हैं, ठीक है। और इसको कंबाइन करके हम लोग देखेंगे कि जो वेलोसिटी जो होगी वो कैसे, या किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वेलोसिटी जो होगी कैसे मैग्नेटिक वेव इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड करती है, आगे देख लेंगे। एम्पियर सर्कुलर लॉ इज़ नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ द बायो-सावर्ट्स लॉ, इट कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम, मतलब दोनों एक ही एक्सप्रेशन है। बायो-सावर्ट्स लॉ को यूज़ करके एम्पियर सर्कुलर लॉ का भी डेरिवेशन किया जा सकता है। एनसीईआरटी क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है कि अ सर्कुलर वायर कंसिस्टिंग ऑफ 100 टर्न्स, एन की वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन में, एन इज इक्वल टू क्या दे दिया है 100 टर्न्स, ठीक है। इसके बाद क्या बोलता है कि ईच ऑफ रेडियस आर की वैल्यू दी हुई है। आर इज इक्वल टू क्या गिवन है, आर है 8.0 इंटू 10⁻⁻² मीटर। करंट आई की वैल्यू दी हुई है 0.40 एम्पियर। व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड बी एट द सेंटर ऑफ द कॉइल। बी का फॉर्मूला पूछा है। तो अगर कोई लीनियर कंडक्टर हो, उसके एंड पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी हो तो μ0/4π I/a इंटू 0, इस यहाँ पर निकालनी हो तो μ0/4π I/a इंटू 2 इंटू 1 इंटू 0 इंटू 2, और सेंटर पे कहीं पर निकालनी हो तो μ0/4π I/a इंटू 2, और किसी अगर सर्कुलर लूप के सेंटर पे निकालनी हो तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होती है, इस जगह मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू μ0/4π I/a इंटू 2π, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड इस लूप के सेंटर पे निकालना है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, μ0/4π I/a इंटू 2π। तो μ0 रहेगा, μ0/4π की वैल्यू डायरेक्टली पुट कर देता हूँ। इसकी डायरेक्टली वैल्यू कितनी हो जाएगी 10⁻⁻7। आई की वैल्यू हो जाएगी 0.40 और ए की वैल्यू हो जाएगी, रेडियस मतलब 8 इंटू 10⁻⁻²। बच गया नंबर ऑफ टर्न्स। नंबर ऑफ टर्न्स कितना निकल जाएगा, नंबर ऑफ टर्न्स हो गया 100, तो इंटू 100 और हो गया 2π, मतलब 3.14 इंटू 2, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करने पे आंसर आ जाएगा। तो ये 2 इस 8 से कैंसिल आउट हो गया, बच गया 4, ये 4 इस 4 से कैंसिल हो गया तो बच गया 0.1, ठीक है। तो रिज़ल्ट कितना बच जाएगा 3.14 इंटू 10⁻⁻7 इंटू 0.1 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 10⁻⁻², ठीक है। इसको सिंप्लीफाई जब करेंगे तो आंसर आ जाएगा 3.14 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला, पहले का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4.2। क्वेश्चन नंबर 4.2 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4.2 में क्या बोला, लॉन्ग सोलेनॉइड वायर कैरीज अ करंट ऑफ 35 एम्पियर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द वायर। तो एक वायर है, सोलेनॉइड एक स्ट्रेट कंडक्टर है, इस स्ट्रेट कंडक्टर के पे करंट की वैल्यू जैसे मान लेते हैं, जैसे बताया था पहले भी इस कंडीशन को कि अगर कोई स्ट्रेट कंडक्टर हो ऐसा, इसके इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड 0, इस पॉइंट पे μ0/4π I/a इंटू 1, सेंटर पे μ0/4π I/a इंटू 2 ये होता है, ठीक है। अब पूछा है 35 I की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में, I इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 35 एम्पियर। डिस्टेंस R की वैल्यू दी हुई है, या A बोल दें इसको, तो A की वैल्यू दी हुई है कितनी 20 सेंटीमीटर, मतलब कितना हो जाएगा 20 इंटू 10⁻⁻² मीटर, ठीक है। फॉर्मूला लगा देते हैं,
तो मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल्स टू क्या होता है लॉन्ग कॉर्ड के लिए μ0/4π I/a इंटू 2, बस पुट करना। तो मैग्नेटिक फील्ड B की वैल्यू जो निकल करके आएगी, B निकल के आएगा μ0 मतलब 10⁻⁻7। I की वैल्यू कितनी है, I हो गया 35। A की वैल्यू कितनी है, A हो जाएगा 20 इंटू 10⁻⁻2 और इंटू 2। सिंप्लीफाई करने पे आंसर सिंपल है, ये 2 इस 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बच जाएगा सिर्फ 35 इंटू 10⁻⁻7 अपॉन 10 इंटू 10⁻⁻2। तो लास्ट में वैल्यू बच जाएगी इसकी 3.5 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4.3। क्वेश्चन नंबर 4.3 क्वेश्चन नंबर 4.3 में क्या पूछा है देखते हैं एक बार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4.3 में बोला लॉन्ग सोलेनोइड हॉरिजॉन्टल प्लेन कैरीज अ करंट आई की वैल्यू दी हुई है, फिर से आई कितना गिवन है 50 एम्पियर और डायरेक्शन दिया है नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन की ओर जा रहा है, मतलब वायर जो है नीचे की ओर। करंट का डायरेक्शन कहाँ से है, नॉर्थ से। गिवन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट 2 सेंटीमीटर ईस्ट ऑफ द वायर। तो ईस्ट मतलब किधर हो जाएगा, ईस्ट इधर हो जाएगा, ठीक है। इस डायरेक्शन पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकाल दूँ। फिर वही सेंटर वाला फॉर्मूला लग जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड B की वैल्यू कितनी होती है, μ0/4π I/a इंटू 2। A की वैल्यू कितनी क्वेश्चन में गिवन है 2.5, तो हो जाएगा B इज इक्वल्स टू 10⁻⁻7 I मतलब 50 इंटू 2 अपॉन 2.5 ऐसा। इस पूरे की वैल्यू कितने बार में कट गई, 220 बचा। सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये 220 इंटू 4 40 हो जाएगा इंटू 10⁻⁻7 और सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा 40 या 4.0 इंटू 10⁻⁻6 टेस्ला। अब डायरेक्शन की अगर बात करेंगे तो डायरेक्शन कैसा होगा, हम लोग राइट हैंड थंब रूल से निकाल सकते हैं। डायरेक्शन जो निकलेगा तो डायरेक्शन आएगा वर्टिकली, इस कागज़ के वर्टिकली अपवर्ड मतलब डॉट बना देना है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4.4। क्वेश्चन नंबर 4.4 में क्या बोला देखते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 4.4 बोला द हॉरिजॉन्टल ओवरहेड पावर लाइन कैरीज अ करंट ऑफ 90 एम्पियर इन ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट 1 एम्पियर बिलो द लाइन। मतलब उसके एक मैग्नेटिक सेम क्वेश्चन हो गया फिर से, ठीक है। कंडक्टर हो गया लेकिन इसमें बोला है ऐसे रखा हुआ है, ऐसा तार है ऐसे, और उसके 1.5 मीटर के डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी बोला। करंट जो दिया हुआ है वो इससे वेस्ट की ओर जा रहा है, मतलब करंट डायरेक्शन इस डायरेक्शन पे है, ठीक है। और मैं व्हाट इज द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड 1.5 मीटर। तो करंट की वैल्यू कितनी दी है 90 एम्पियर। फॉर्मूला क्या होता है, B इज इक्वल्स टू μ0/4π I/a इंटू 2 10⁻⁻7 I हो जाएगा 90 इंटू 2 अपॉन 1.5। सिंप्लीफाई करना बस, तो सिंप्लीफाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1.2 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला। अब हम लोग जानते हैं राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल क्या बोलता है कि अगर तार को राइट हैंड से पकड़ें और करंट के डायरेक्शन पे मैग्नेटिक फील्ड हो जाए, करंट के डायरेक्शन पे थंब हो जाए, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो होगा उंगलियों से रिप्रेजेंट होता है। इस केस में जो डायरेक्शन निकलेगा वो साउथ की ओर आ जाएगा, ठीक है। तो करंट डायरेक्शन क्या निकल जाएगा, साउथ की ओर, टुवर्ड्स साउथ, नीचे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 4.5। व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पर यूनिट लेंथ ऑफ अ वायर कैरिंग करंट। मैग्नेटिक फोर्स निकालना है 4.5 क्वेश्चन नंबर में, मैग्नेटिक फोर्स निकालना है 4.5। तो मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है, फोर्स इक्वल्स टू होता है IL/B sin थीटा, ठीक है। क्वेश्चन में गिवन है कि L की वैल्यू क्या दी हुई है 1, I की वैल्यू क्या दी हुई है 8 एम्पियर, थीटा की वैल्यू दी हुई है 30 डिग्री और मैग्नेटिक फील्ड B की वैल्यू दी हुई है 0.15 टेस्ला। तो F का पूछा है, तो F इज इक्वल्स टू क्या होगा, I मतलब
8 इंटू एल मतलब 1 इंटू बी मतलब 0.15 और साइन 30। पुट करते हैं 8 इंटू 0.15 इंटू 1/2 कैंसिल आउट कर देंगे 4, आंसर बचेगा 0.6 न्यूटन। 4.5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4.6 देखते हैं कितना हो, कैसे बनाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4.6, 3 सेंटीमीटर वायर कैरीज अ करंट ऑफ 10 एम्पियर इज प्लेस्ड इन सोलेनॉइड। तो एल की वैल्यू दी हुई है 3 सेंटीमीटर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 3 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। इसके बाद क्या दिया हुआ क्वेश्चन में, करंट ऑफ आई की वैल्यू गिवन है, आई इज इक्वल्स टू दिया 10 एम्पियर। थीटा की वैल्यू होगी 90 डिग्री क्योंकि परपेंडिकुलर रखा हुआ मैग्नेटिक फील्ड के। और मैग्नेटिक फील्ड बी की वैल्यू दी हुई है 0.27 टेस्ला। पूछा व्हाट इज द फोर्स ऑन द वायर, एफ की वैल्यू निकालनी है। तो एफ का फॉर्मूला होता है ILB साइन थीटा। पुट कर देते हैं, आई की वैल्यू कितनी हो गई 10, एल की वैल्यू कितनी हो गई 3 इंटू 10⁻⁻2, बी की वैल्यू 0.27 और थीटा की वैल्यू 90, तो साइन 90 लगा देंगे। साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाती है। इसको सिंप्लीफाई करना है बस। तो जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा ये 3 इंटू 27 हो जाएगा तो 81, 10 टू द पावर को सॉल्व कर लेंगे तो मिलेगा 8.1 इंटू 10⁻⁻2। आंसर आ गया फोर्स। क्वेश्चन नंबर 4.7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4.7 में क्या बोला, क्वेश्चन नंबर 4.7 में बोलता है कि 2 लॉन्ग पैरेलल स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट 8 एम्पियर एंड 5 एम्पियर सेम डायरेक्शन आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 4 सेंटीमीटर, एस्टिमेट द फोर्स ऑन 10 सेंटीमीटर सेक्शन ऑफ द वायर। ठीक है, तो 2 कंडक्टर जब पैरेलल पे रखे हुए होते हैं तो उन पे कितना फोर्स लगता है, उस फोर्स का फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक फील्ड की वजह से किसी भी चार्ज पे लगने वाले फोर्स का फॉर्मूला होता है F इज इक्वल्स टू होता है μ0/4 I1 I2 अपॉन A इंटू 2 और एक L आ जाता है। अगर यूनिट लेंथ रहेगा तो L की वैल्यू 1 पुट कर देंगे और लेंथ दिया रहेगा तो L यूज़ कर लेंगे। तो इस हिसाब से देखते हैं कि I1 की वैल्यू कितनी गिवन है 8, I2 की वैल्यू कितनी गिवन है 5, A की वैल्यू कितनी है 4 सेंटीमीटर मतलब 4 इंटू 10⁻⁻2 और L की वैल्यू कितनी गिवन है 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर मतलब 10 इंटू 10⁻⁻2। बस पुट करना है वैल्यू, तो फोर्स का फॉर्मूला आ जाएगा 10 इंटू 10⁻⁻7 I1 8 I2 5 अपॉन A 4 इंटू 10⁻⁻2 इंटू 2 का 2, L की वैल्यू 10 इंटू 10⁻⁻2। ये 2 बार में कट गया तो हो जाएगा कितना 2 इंटू 2 आ जाएगा, ये 10 हो जाएगा। सिंप्लीफाई करेंगे 2 समथिंग आएगा, 2 इंटू 2 हो गया 4, 4 5 से 20, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 2 इंटू 10⁻⁻5 न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 4.8 देखते हैं क्या बोलता है। तो क्वेश्चन नंबर 4.8 में बोलता है कि क्लोजली वाउंडेड सोलेनॉइड 80 सेंटीमीटर लेंथ दी हुई है, हैज़ 5 लेयर्स ऑफ वाइंडिंग 400 टर्न्स ईच है। डायमीटर दिया हुआ है सोलेनॉइड का 1.8 सेंटीमीटर, करंट दिया है 8.0 एम्पियर और बोला है कि मैग्नीट्यूड ऑफ बी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है कि मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड के अंदर कितना आता है, मैग्नेटिक फील्ड बी इज इक्वल्स टू होता है μ0 Ni। ठीक है, μ0 Ni और इस n को बोलते हैं नंबर डेंसिटी। इसकी वजह से निकाल सकते हैं μ0 कैपिटल Ni अपॉन L। अब यहाँ पर μ0 की वैल्यू कितनी होगी, μ0 होगा 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। n दिया हुआ है, n दिया है कितना 400 इंटू 5 कितना हो जाएगा 2000। L की वैल्यू लेंथ कितनी दी हुई है, सोलेनॉइड का लेंथ दिया हुआ है 80 सेंटीमीटर मतलब 80 इंटू 10⁻⁻2। डायमीटर D की वैल्यू कितनी दी है क्वेश्चन में 1.8 सेंटीमीटर मतलब 0.018 इंटू इतना मीटर में कन्वर्ट करते डायरेक्टली। तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड P होता है μ0 Ni अपॉन L। पुट कर देते हैं तो 4 पाई
इंटू 10⁻⁻7 इंटू 2000 इंटू 8/0.8। ठीक है, सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, आप इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, बाकी सब कैंसिल आउट हो जाएगा। पाई की वैल्यू 3.14 पुट करेंगे तो आंसर मिलेगा 2.512 इंटू 10⁻⁻2 टेस्ला। यही सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4.9। अ स्क्वायर कॉइल of side 10 cm consists of 20 turns, carries of current 2 ampere. The coil is suspended vertically to the plane of coil making 30 degree with the direction of uniform magnetic field. Magnetic field दिया है, what is magnitude of torque explain करें। तो क्वेश्चन नंबर 4.9 में पूछा है टॉर्क के बारे में, बताइए कितना होगा। तो जो टॉर्क के लिए कंडीशन पता है हम लोग को कि जब भी किसी मैग्नेटिक फील्ड पे किसी स्क्वायर कॉइल को रखते हैं तो उस पर लगने वाला टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है। टॉर्क इज इक्वल्स टू होता है NIBA sin थीटा। अब इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या क्या दिया है, उसके साथ सॉल्व कर लेंगे। तो साइड दिया है, साइड की क्वेश्चन नंबर 4.9 में पहला दिया है साइड। तो साइड की वैल्यू क्या दी हुई है, साइड दिया 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर का मतलब हो गया 10 इंटू 10⁻²। अब ये स्क्वायर है तो एरिया का फॉर्मूला क्या निकल जाएगा, ये साइड हो गया तो ए स्क्वायर मतलब 10 इंटू 10⁻² का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 100 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। एरिया निकल गया। अब एरिया के बाद क्या पूछा है, मैग्नेटिक फील्ड बी। मैग्नेटिक फील्ड बी की वैल्यू कितनी दी हुई है, 0.80 टेस्ला। करंट आई की वैल्यू की बात करेंगे तो करंट आई कितना दिया हुआ है, 12 एम्पियर। फिर दिया हुआ है नंबर ऑफ टर्न्स एन दिया हुआ है 20। ठीक है, तो एन हो गया, बी हो गया, आई हो गया। थीटा की वैल्यू देखते हैं। जो थीटा दिया हुआ है क्वेश्चन में, थीटा दिया हुआ है 30 डिग्री। ठीक है, तो हम लोग के पास थीटा की वैल्यू 30 डिग्री हो गई। वैल्यू जब पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, टॉर्क इज इक्वल्स टू NIBA sin थीटा। n मतलब कितना हो गया 20, आई की वैल्यू कितनी हुई 12, बी की वैल्यू 0.8 और ए की वैल्यू हो जाएगी 100 इंटू 10⁻⁻4 sin 30। सिंप्लीफाई करने पे आंसर, तो टॉर्क का फॉर्मूला आ जाएगा, टॉर्क की वैल्यू निकल जाएगी हम लोग पास। sin 30 की वैल्यू हो जाती है 1/2, इसे कट गया 10 हो गया। 12 इंटू 8 करना है बस। ठीक है, तो आ जाएगा 96। फिर 10 के पावर को सॉल्व कर देंगे तो हो जाएगा 0.96 न्यूटन मीटर। टॉर्क की वैल्यू निकल गई। क्वेश्चन नंबर 4.10। क्वेश्चन नंबर 4.10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4.10 में क्या बोला कि दो सोलेनोइड है अपने पास, दो गैल्वेनोमीटर है, R1 N1 A1 B1 दिया है, R2 N2 A2 B2 दिया हुआ है और बोला है कि इन दोनों का करंट सेंसिटिविटी का रेशियो निकाल करके बताइए। तो करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला होता है IS इक्वल्स टू NBA/K। इस हिसाब से देखेंगे तो फर्स्ट वाले का करंट सेंसिटिविटी IS1 अगर बोलता हूँ तो वो होगा N1 B1 A1/K1 और सेकंड वाले का करंट सेंसिटिविटी IS2 बोलता हूँ तो ये हो जाएगा N2 B2 A2/K2। अब IS2/IS1 निकालना है, दोनों को डिवाइड कर देते हैं तो ये हो जाएगा N2 B2 A2/N1 B1 A1 इंटू K जो होगा वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जो वैल्यू निकलेगी वो क्या निकलेगा, सिंपली पुट कर देना है। N2 मतलब हो गया 42, B2 हो गया 0.5, A2 हो गया 1.8 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई N1 30 3.6 इंटू 10⁻³ 0.25। सिंप्लीफाई करना है इसको। ठीक है, कैंसिलेशन कर देंगे पूरा, तो कैंसिलेशन करने के बाद आएगा 1.4। सिमिलरली वोल्टेज सेंसिटिविटी की फॉर्मूले की बात करें तो वो होता है NBA/KR। तो 1 वाले के लिए क्या हो जाएगा 1 1 1 1 1 और VS2 क्या निकलेगा N2 B2 K2 A2
अपॉन K2R2। जब दोनों को डिवाइड करेंगे तो VS2 अपॉन VS1 जो निकलेगा, दोनों को डिवाइड करना, तो N2B2A2 अपॉन N1B1A1, और ये हो जाएगा R1/R2, उल्टा हो जाएगा ये। अब इसकी वैल्यू निकाल चुके 1.4, R1/R2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, R1 दिया है 10 और R2 दिया हुआ है 14। ठीक है, इसको सिंपलीफाई, बस सिंपली काट देना। ठीक है, तो ये 14 हो जाएगा, 14 1:1 हो जाएगा। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी में कोई खास फर्क नहीं पड़ा, जितना वोल्टेज सेंसिटिविटी पहले था उतना ही वोल्टेज सेंसिटिविटी रहा। हम लोग क्या देखते हैं इस क्वेश्चन से, क्या पता चलता है कि करंट सेंसिटिविटी तो बदल सकती है लेकिन वोल्टेज सेंसिटिविटी सेम भी हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4.11। बोला इन अ चैम्बर ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, दिया मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दी हुई। क्वेश्चन नंबर 4.11, मैग्नेटिक फील्ड बी की वैल्यू दी है 6.5 गॉस, इक्वल्स टू हो जाएगा 1 गॉस की वैल्यू दी 10⁻⁻4 टेस्ला, तो 6.5 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला। इफ़ मेंटेन इलेक्ट्रॉन शॉर्ट इन द फील्ड, स्पीड दी हुई है, v की वैल्यू दी हुई है, v हो गया 4.8 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। एक्स थीटा की नॉर्मल दिया था, थीटा इज इक्वल्स टू हो गया 90 डिग्री। एक्सप्लेन द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इस सर्कल, डिटरमाइन द रेडियस ऑफ द। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इंटर करता है तो हम लोग के पास कंडीशन होता है कि जो फोर्स होगा वो परपेंडिकुलर हो जाता है वेलोसिटी के। इसकी वजह से उसमें एक्सेलरेशन नहीं होता, उसकी सिर्फ वेलोसिटी चेंज होती है। तो फोर्स का फॉर्मूला होता है mv²/r इज इक्वल्स टू QVB साइन थीटा, साइन 90 हो गया। अब ये एक v से एक v कट जाएगा तो r की वैल्यू क्या निकल करके आएगी, r निकलेगा mv/bq। मास दिया है, इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन का मास हो जाएगा 9.1 इंटू 10⁻31। ठीक है, वेलोसिटी दी हुई है, उसकी वेलोसिटी कितनी दी हुई है 4.8 इंटू 10⁻6 अपॉन मैग्नेटिक फील्ड हो गया 6.5 इंटू 10⁻4 इंटू चार्ज 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। इसको सिंप्लीफाई करेंगे बस, तो r की वैल्यू निकल जाएगी, सिंप्लीफाई करना है, r की वैल्यू निकलेगी 4.2 इंटू 10⁻2 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4.12। क्वेश्चन नंबर 4.12 में क्या बोलता है कि ऑब्टेन फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पर, डज आंसर डिपेंड्स ऑन द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सप्लेन। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला देखते हैं, सेम क्वेश्चन पे पूछा फ्रीक्वेंसी क्या होगी। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला निकल जाएगा हम लोग के पास BE/2πm। मैग्नेटिक फील्ड हो गया 6.5 इंटू 10⁻⁻4 इंटू ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और 2 की 2 वैल्यू हो गई, पाई की वैल्यू 3.14 हो गया इंटू 9.1 इंटू 10⁻31। सिंप्लीफाई करेंगे तो 18 मेगाहर्ट्ज़ आ जाएगा। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी निकल जाएगी 18 मेगाहर्ट्ज़ एंड इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द स्पीड। स्पीड इस फॉर्मूले में देखिए कहीं पर भी स्पीड आ ही नहीं रहा, सीधा फ्रीक्वेंसी निकल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4.13, ये लास्ट क्वेश्चन है। बोला है सर्कुलर कॉइल 30 टर्न्स and radius 80 cm carrying current 6 ampere suspended vertically uniform horizontal magnetic field 1 Tesla. Field lines make 60 degree with the normal of the circle. Calculate magnitude of counter torque that must be applied to prevent coil from turning. कितना टॉर्क लगाएंगे ताकि वो टर्न ना हो। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या आता है टॉर्क का, टॉर्क का फॉर्मूला होता है NIBA साइन थीटा। नंबर ऑफ टर्न्स, n की वैल्यू दी हुई 30, फिर रेडियस दिया हो तो उससे एरिया निकाल सकते हैं। r की वैल्यू दी हुई है 8, तो एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा पाई इंटू 8 का स्क्वायर इंटू 10⁻⁻4 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर दिए। करंट की वैल्यू दी हुई है, I की वैल्यू दी हुई है 6 एम्पियर। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड भी दिया हुआ है 1 टेस्ला। ठीक है, और थीटा कितना दिया हुआ, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब इस हिसाब से उसको पुट करनी है वैल्यू, तो कितना हो जाएगा, टॉर्क इज इक्वल्स टू 30 इंटू 6 इंटू पाई इंटू
8 स्क्वायर इंटू 10⁻⁻4 इंटू 1 और साइन 60 की वैल्यू कितनी है, साइन 60 पुट कर √3/2 हो जाएगा। ठीक है, सिंप्लीफाई करना है बस। जब सिंप्लीफाई करेंगे इसको, ये अगर 3.133 न्यूटन मीटर इतना टॉर्क निकल जाएगा। फिर बोला है वुड द आंसर चेंजेस इफ द सर्कुलर कॉइल वे रिप्लेस्ड बाय प्लेनर कॉइल ऑफ सेम इरेगुलर शेप इनक्लोजिंग द सेम एरिया इन द पर्टिकुलर, मतलब शेप को चेंज करने पे कुछ फ़र्क पड़ता है क्या? तो फॉर्मूले को देखकर पता चल रहा है कि डिपेंड ही नहीं करता है शेप पे, चाहे वो स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो, कोई भी शेप हो, अगर एरिया सेम है तो टॉर्क की वैल्यू सेम होगी। तो आंसर क्या होगा, बी का आंसर क्या होगा, इट विल रिमेन सेम। ठीक है, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन कंप्लीट हो गए चैप्टर नंबर 4 के। थैंक यू।